बच्चों आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 है ना। तत्वों का आवर्ती सॉरी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है ना। तत्व तो तत्व क्या है ना, देखते हैं। हमें हमारे आसपास विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें हम तत्व यौगिक मिश्रण के रूप में वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकृत करना यानी अलग अलग वर्गों में है ना, उसके गुणों के आधार पर है ना उसको बांटा जाता है, अलग अलग वर्ग में रखा जाता है। उसी को बच्चों वर्गीकृत बोला जाता है। आज इन्हें जिस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, किसको? तत्व यौगिक और मिश्रण को। क्या वर्गीकरण का स्वरूप पहले भी ऐसा ही था? यदि हम तत्वों को ही देखें तो किसी पदार्थ को तत्व के रूप में समझ पाने में लंबा समय लगा है ना। किसी पदार्थ को तत्व के रूप में समझ पाने में लंबा समय लगा, जिसका इतिहास काफ़ी रोचक है। ठीक है, तो तत्व कैसे मिला है ना, कैसे उसको खोजा गया है ना, इस अध्याय में बहुत ही अच्छे ढंग से इसको पढ़ेंगे। बहुत ही है ना ये रोचक पाठ है, अच्छे से ध्यान से इसको समझिएगा। तो बच्चों देखते हैं 4.1 में तत्व तब और अब, यानी तत्व पहले क्या था, अब क्या है। दार्शनिक अरस्तु ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व मतलब होता है बच्चों ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। ठीक है, ईसा यानी ईसा मसीह, पूर्व मतलब पूर्व, पहले यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है। कब? 384 से 322। तो पूर्व वाले में देखिए ये घटते क्रम में रहता है बच्चों। जैसे 384 के बाद आगे जब वर्ष बढ़ता है तो 85 86 ऐसा आना चाहिए। इसमें उल्टा हो रहा है, देखिए पूर्व की बात हो रही है तो है ना। 84 के बाद देखो घटते घटते कहाँ गया, घटने की जगह ही बढ़ने की जगह घट रहा है ना, 322 हो रहा है। तो ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की बात, यानी पहले की बात है ना। किसके अनुसार? दार्शनिक था अरस्तु। उसके अनुसार ब्रह्मांड 5 तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी तथा आकाश से मिलकर बना हुआ है। क्या? ब्रह्मांड। ऐसा किसका कहना था बच्चों? दार्शनिक अरस्तु का। बाद में ब्रिटिश का वैज्ञानिक है रॉबर्ट बायल, जो 1627 से 1691 है ना ने पदार्थों के संबंध में कई प्रयोग किए है ना। दार्शनिक बोलता था, दार्शनिक जो अरस्तु है वो बोला कि जो ब्रह्मांड है वो अग्नि जल है ना ये सब से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद में ब्रिटिश वैज्ञानिक आया हाँ ना, रॉबर्ट बायल। तो उन्होंने क्या बहुत सारे ये प्रयोग किया, कई प्रयोग किए। इन प्रयोगों के आधार पर उनका तर्क था, किसका तर्क था बच्चों? रॉबर्ट बायल का, कि अरस्तु द्वारा उल्लेखित 5 तत्वों को तत्व की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है ना। दार्शनिक बोला था कि ये तत्व जो 5 तत्व है उससे ये ब्रह्मांड बना है ना। तो इस बात को उन्होंने है ना, उनकी जो बात है उसको ब्रिटिश के वैज्ञानिक रॉबर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने बोला कि अरस्तु जिसको तत्व बोला है उसको तत्व की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अब 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी के जो वैज्ञानिक थे, रसायनज्ञ यानी रसायन के विशेष ज्ञाता, कौन? लवाइजिए ने। तो उसके अनुसार लवाइजिए के अनुसार बच्चों तत्व वह पदार्थ है जिसे और सरल पदार्थों में विघटित नहीं किया जा सकता है ना। तत्व की मतलब तत्व जैसे पदार्थ की इकाई है। तत्व जैसे तत्व है कोई है ना, तो तत्व को और जो है हम टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते है ना, और सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते, उसको तत्व कहा गया। हाँ, वो भी पदार्थ है लेकिन ऐसे पदार्थ जिसको और भी हम और नहीं तोड़ सकते, उसको सरल जो है पदार्थ में है ना। उदाहरण के लिए जैसे हम जान सकते हैं कि जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित किया जा सकता है ना। तो जल को हम 2 भाग में तोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में है ना। तो हम जल को तत्व बोलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि तत्व क्या बोल रहे हैं इसमें, तत्व को और सरल भाग में नहीं तोड़ सकते। यहाँ तो जल को 2 भाग में तोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये तत्व नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 भाग में विभाजित हो रहा है। तो लवाइजिए ने रासायनिक तत्वों के प्रयोग आंकड़ों के अनुसार है ना, इसके जो
तत्वों के प्रायोगिक आंकड़े हैं उसके आधार पर इन्होंने जो सूची बनाई है उसमें 33 तत्व थे। वर्तमान में 118 तत्व हैं। अभी जो हम आधुनिक आवर्त सारणी है ना वो पढ़ेंगे है ना, उसमें 118 तत्व अभी तक वर्तमान में खोज हो चुका है ना। लेकिन उस समय जब लवाइस जी ने जब है ना आंकड़ा उनका अपना प्रस्तुत किया तत्व का, तो उस समय बच्चों 33 तत्व थे। ठीक है, अब 118 तत्व भी है वर्तमान में। इतने सारे तत्व और उनके गुण धर्मों का अलग अलग अध्ययन कर पाना बहुत ही कठिन है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई प्रयास किए ताकि तत्वों का अध्ययन आसानी से किया जा सके। ठीक है, गुण धर्म का अलग अलग है ना भाई, एक तत्व तो ना 118 तत्व है ना, तो उसको है ना उसके जो गुण हैं है ना उसके आधार पर अध्ययन करना बहुत कठिन था। तो उनको फिर वर्गीकृत किया है ना। आगे देखते हैं कैसे वर्गीकृत किया। तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों हुई? हम अपने घर में विभिन्न वस्तुओं को उनके गुण धर्म उपयोगिता के आधार पर अलग अलग रखते हैं। जैसे पहनने के कपड़ों को जो है अलग, बिछाने के कपड़े, ओढ़ने के कपड़े को अलग अलग है ना। यहाँ तक कि पहनने के कपड़ों में भी ठंडे में पहनने वाले कपड़ों को अलग रखते हैं, गर्मी में पहनने वाले कपड़ों को अलग रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किराना दुकानदार से कोई भी सामान मांगने पर वह उसे आसानी से कैसे दे सकता है, या कैसे दे सकता है ना, या कैसे दे देता है? तो बच्चों क्यों दे देता है? क्योंकि वो व्यवस्थित किया गया है ना। साबुन अलग है ना, निरमा अलग है ना, शक्कर, इस प्रकार विभिन्न जो वस्तुएं हैं है ना उसको वो अलग अलग जो है ना व्यवस्थित किया है। इसलिए वो और उनको व्यवस्थित किया है तो उनको पता है कि कौन सा सामग्री कहाँ है ना। तो वही यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वस्तुओं को व्यवस्थित रखने पर समय और ऊर्जा की बचत होती है। अब व्यवस्थित नहीं रखता दुकानदार तो उसको सामान को ढूंढना पड़ता है ना। कोई सेल मांगा तो कहाँ है सेल, उसको पता ही नहीं है ना। तो अब समय लगता खोजने में, तो वही समय और ऊर्जा को बचाने के लिए बच्चों कोई भी जो वस्तु है उसको व्यवस्थित रखा जाता है ना। तो यहाँ दुकानदार है ना व्यवस्थित करके रखता है, तभी हमको सामान को आसानी से दे देते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वस्तुओं को व्यवस्थित रखने पर है ना समय और ऊर्जा की बचत होती है। तो इस प्रकार वैज्ञानिकों ने भी तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर व्यवस्थित करने के कई प्रयास किए है ना। तत्वों को उनके गुण के आधार पर उन्होंने व्यवस्थित किया का प्रयास किया। अब कैसे प्रयास किया देखिए। कक्षा 9वीं में हमने तत्वों के परमाणु संख्या, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन किया है। सारणी में कुछ तत्वों के परमाणु भार, परमाणु संख्या दी गई है। उन्हें बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे देखिए बच्चों तत्व दिया ना, ऐसे जो क्या है, सल्फर है, लिथियम है, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, बेरिलियम है, हाइड्रोजन है, सिलिकॉन है ना, फ्लोरीन है, हीलियम है। इसका परमाणु भार जो है ये दिया है और परमाणु संख्या ये दिया है। तो इसको किसमें बार जमाने बोल रहे हैं आपको? बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटे पहला आता है, तो जैसे हीलियम है पहला में आएगा, उसके बाद 3 वाला देखिए है ना, 2 के बाद 3 आता है। लिथियम आएगा दूसरे क्रम में, तीसरे में बेरिलियम आएगा 4 वाला, 5 तो नहीं है ना, 6 भी नहीं है, 7 नहीं है, 8। उसके बाद ऑक्सीजन आएगा है ना, ऑक्सीजन के बाद 9 है क्या, हाँ है, फ्लोरीन आएगा। तो इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हो देख के है ना, कैसे करना है बता दिया हम आपको। ठीक है, क्या क और ख के अनुसार व्यवस्थित तत्वों का क्रम एक समान है? इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। क्या इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी समूह बन सकता है ना। तो ये एक व्यवस्थित करने का जो है ना यहाँ पे दिया है। अब देखते हैं बच्चों, वैज्ञानिकों ने भी अपने अपने अनुसार है ना इन तत्वों को व्यवस्थित किया था। तो पहला था बच्चों, पहला जो वैज्ञानिक है व्यवस्थित किया है क्या, त्रिक नियम अनुसार। तो इन्होंने, कौन था ये, डाबेराइनर है ना, डाबेराइनर का त्रिक नियम। जर्मन के वैज्ञानिक थे ये डाबेराइनर ने
परमाणु के भार के आधार पर, किसके आधार पर, परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। जैसे यहाँ पे देखिए ना, परमाणु भार यदि का बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहला वाला कम आएगा, जैसे हाइड्रोजन पहला आएगा, उसके बाद 3 तो नहीं है, 4 आएगा, है ना, यानी हीलियम, फिर सॉरी हाइड्रोजन, फिर हीलियम, उसके बाद फिर और क्या है, 4 के बाद छोटी संख्या 9 है, 9 से पहले और छोटी है 6.9 लिथियम। तो ये बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं ना। तो उसी प्रकार बच्चों ये जो डाइवी राइनर था, है ना, जो जर्मन के वैज्ञानिक थे, उन्होंने भार के अनुसार, किसके भार के अनुसार, परमाणु भार के अनुसार तत्वों को व्यवस्थित किया। उन्होंने जब समान गुणधर्म वाले 3 तत्व, है ना, समान गुणधर्म मतलब एक ही जैसे गुण प्रदर्शित करने वाला, जैसे पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। यानी एक ही जो है ना, गुण का 3 तत्व लिया, और वो तीनों तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया, बढ़ते हुए क्रम में। जैसे मान लो 3 तत्व है, तो सबसे पहले कम तत्व वाले को, परमाणु भार वाले को, दूसरे नंबर में जो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा परमाणु भार वाले को, तीसरा वाला जो तत्व है उसको, सबसे जो ज़्यादा है उसको लास्ट में रखता है ना, सबसे कम को पहला में। इस प्रकार बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, लेकिन 3 तत्वों को, इसलिए त्रिक नाम यहाँ पे दिया गया है ना। तो उन्होंने जब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में देखा, तो उन्होंने क्या देखते हैं बच्चों, एक के नीचे एक रखा गया। जैसे यहाँ पे देखिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों को एक ही टाइप का जो गुण है प्रदर्शित करता है। तो इसका जो परमाणु भार है 6.9 है, बढ़ते क्रम में है, मतलब सबसे छोटा पहला है। उसके बाद दूसरा क्रम में सोडियम आ गया 23, उसके बाद सबसे लास्ट में पोटेशियम है 39.1। तो इस प्रकार ये व्यवस्थित किया उन्होंने, है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ही लिखा है ना, एक के नीचे एक, है ना, रखा उन्होंने, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या देखता है, उन्होंने देखा कि बीच वाले तत्वों का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। बीच वाला जो तत्व का परमाणु भार जैसे 23 है ना, तो ऊपर और लास्ट है, इसको यदि हम जोड़ दें, जैसे 9 और ये 10 हो गए, यानी 40 हो गए, है ना, 9 को इधर ला देंगे 40 हो जाएगा, अब 6 46, तो 46 का आधा 23 होता है। यानी पहला और अंतिम तत्व को यदि औसत निकालें तो वो बीच वाले तत्व के बराबर आता है, लिखा ना, बीच वाले तत्वों का परमाणु भार, है ना, अन्य 2 तत्वों के औसत, यानी पहला और, है ना, 6.9 और 39.1 को जोड़ोगे तो 46 आएगा। 46 यानी औसत निकालोगे, 2 से भाग दोगे तो 46 का आधा 23। तो वही दिख रहा है इन्होंने कि जो बीच वाले तत्व को परमाणु भार है वो प्रथम और तृतीय, है ना, इसका जो है औसत निकालने के बराबर आता है। यहाँ सोडियम का परमाणु भार लिथियम पोटेशियम के परमाणु भारों के औसत के निकट है। इसको गुणधर्म भी लिथियम और पोटेशियम के, है ना, के परमाणु भारों के औसत के निकट है। इसके गुणधर्म भी लिथियम और पोटेशियम के गुणधर्म के मध्य है। तो डायबेनामन ने तत्वों के परमाणु भार और उसके गुणधर्मों के बीच इस संबंध को एक नियम के रूप में उन्होंने प्रतिपादित कर दिया, है ना, कि समान गुण वाले 3 तत्वों को यदि उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो समूह के बीच वाला तत्व, जैसे यहाँ पे समूह के बीच वाला तत्व क्या है, सोडियम, है ना, बीच वाले तत्वों का परमाणु भार, है ना, गुणधर्म, जो इस समान गुणधर्म के जो, है ना, शेष 2 तत्वों के परमाणु भारों के औसत और गुणधर्म उसके मध्य के होते हैं, है ना। उन्होंने इसके नियम को जब देखा उन्होंने, है ना, ट्रिक देखा इसमें, तो इसको एक नियम में प्रतिपादित कर दिया। तो डायबेनामर उस समय तक ज्ञात तत्वों में से केवल तीन त्रिक ही बना सके। अब 33 उस समय मिल गया था, अब 33 में केवल 3 त्रिक बनाया। 3 त्रिक मतलब 3 9 तत्वों को व्यवस्थित कर पाया, है ना, जबकि वो तत्व कितने था, 33, 3 ही त्रिक बना इसके नियम के अनुसार। तो देखते हैं आगे क्या होता है। यह नियम कुछ ही तत्वों के लिए सही पाया गया, इसलिए त्रिक नियम में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं हो पाई बच्चों। क्यों सफल नहीं हो पाई, क्योंकि 33 तत्व पा गया था, तो उन्होंने केवल 3 त्रिक बनाया, यानी 9 तत्वों को व्यवस्थित कर पाए, बाकी को व्यवस्थित नहीं कर पाए उस गुण के आधार पर, है ना। तो वो जो है ये फेल हो गए, यानी सफल नहीं हो पाया ये जो त्रिक नियम है।
है ना। जैसे ये देखो ये वाला तत्व बनाया उन्होंने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तो देख ही चुके हो, कैल्शियम है ना, सीरियम है ना, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये 3 जो है तत्वों को व्यवस्थित कर पाया, 3 9 है ना। बाकी को वो नियम अनुसार उस फिट नहीं खाया वो, है ना। तो इसलिए ये जो नियम है बच्चों क्या हुआ, सफल नहीं हो पाया। तो जैसे ही परमाणु भार के आधार पर तत्वों के गुणधर्मों की समानता का पता चला, वैसे ही कई तरह से तत्वों को व्यवस्थित करने के प्रयास किए जाने लगे। तो बच्चों ये जो शुरुआत कर दिया था डायबे राइनर ने, तो इससे ऐसे जो है बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे, है ना, उनके गुणों में समानता का जैसे उनको पता चला ना, तो वो भी जो है क्या हो गया, भिड़ गया, है ना, कि भाई हम भी व्यवस्थित करके देखते हैं, है ना। ऐसा जब वो जो प्रयास करने लगा बहुत सारे वैज्ञानिक। तो ऐसा ही एक जो प्रयास है न्यूलैंड ने भी किया था, ठीक है। तो बच्चों आज हम अष्टक नियम देखे थे, उसको अच्छे से समझ जाइए, और नहीं समझ आएगा तो कमेंट करिए। उसके बाद हम कल देखेंगे बच्चों न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है।